बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे, जो कि आर्टिकल 8 से 28 तक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ जो है ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब इसका आर्टिकल 8 कह रहा है कि लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड, कि कोई भी लॉ अगर 8 से 28 तक जो फंडामेंटल राइट्स हमने ये दिए गए हैं, इनसे अगर कोई मुतसादिम होगा तो वो वाइड होगा। ठीक है, कोई भी इससे इनकंसिस्टेंट होगा ना तो वो वाइड होगा लॉ। इसका 8 आगे से 1 ये कह रहा है कि एनी लॉ और एनी कस्टम और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इन सो फार एज इट इज़ इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स कन्फर्ड बाय द चैप्टर shall to the extent of such inconsistency be wide, कि अगर कोई भी लॉ या कानून या कस्टम इन फंडामेंटल राइट्स से मुतसादिम होगा तो जिस हद तक वो मुतसादिम होगा उस हद तक जो है ना वो वाइड होगा। ठीक है ना, जिस हद तक भी जो है ना वो मुतसादिम होगा, मुतज़ाद होगा, इनकंसिस्टेंट होगा फंडामेंटल राइट्स से, तो वो वाइड होगा। कोई भी लॉ या कानून या कस्टम, ठीक है, इसमें सारा कुछ ये बताया गया, तीनों चीज़ें। लॉ इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस चैप्टर, इनकंसिस्टेंट हो गए चैप्टर्स में जो हमने दिए गए हैं, तो उसकी जितनी भी इनकंसिस्टेंसी जो है ना, सच इनकंसिस्टेंसी जिस हद तक जो है ना वो इससे मुतसाद होगा, जो भी कस्टम है, लॉ है, यूजेज है, तो वो जो है ना वो वाइड होगा। जो कि 8 से 28 तक जो फंडामेंटल राइट्स से मुतज़ाद होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, तो वो वाइड होगा, कोई भी लॉ और यूजेज और कस्टम। ठीक है, उसके बाद इसका 2 कह रहा है, आर्टिकल सब 2, द स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिजेस द राइट्स सो कन्फर्ड एंड एनी लॉ मेड इन contravention of this clause shall to the extent of such contravention be void। अब तीसरा सा कह रहा है कि रियासत कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो इन फंडामेंटल राइट्स से मुतसादिम होगा, मुतज़ाद होगा, तो कोई भी जो है ना ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा और रियासत कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी। ठीक है, अब इसका आगे सब आर्टिकल 3 जो है ना ये कह रहा है, 8 सब क्लॉज 3 जो है ना इसका, ये सब क्लास 2 था, ये सब क्लास 1 था। अब 8 सब क्लास 3 जो है ना वो ये कह रहा है, इसकी प्रोविजंस एक्सेप्शंस हैं कुछ। तो एक्सेप्शंस में क्या आ रहा है कि एनी लॉ रिलेटिंग टू द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस और द पुलिस और सच अदर फोर्सेस एज आर चार्ज्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ और द मेंटेनेंस ऑफ द डिसिप्लिन अमंग देम। अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी आर्म फोर्सेस, पुलिस या भी कोई भी ऐसी फोर्सेस जिनकी ड्यूटी जो है ना पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो उन पर जो है ना ये अप्लाई नहीं होगा, ये लॉज जो है ना ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये एक्सेप्शंस दी गई है। द लॉ रिलेटेड टू मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस पे, पुलिस पे या कोई भी ऐसी फोर्स जिसका मेंटेन करना है पब्लिक ऑर्डर को फॉर द पर्पज ऑफ इंश्योरिंग प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़, मेंटेन ऑफ डिसिप्लिन, तो उन पे जो है ना द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई। द प्रोविजन जो है ना, प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल ये अप्लाई नहीं होगी। किस पे अप्लाई नहीं होगी? इन पे जो है बता दिया गया, आर्म फोर्सेस पे और पुलिस पे, जिनका काम ड्यूटी डिस्चार्ज करना है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो उन पे ये प्रोविजन जो है ना ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आगे बस इसमें जो है ना ये 5 वाला है वो देखने वाला है कि द राइट्स कन्फर्ड बाय द चैप्टर। ये बाकी जो है ना ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, इससे सिर्फ हमारा रेलिवेंट आगे 5 आ रहा है। द राइट कन्फर्ड बाय दिस चैप्टर शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसमें ये साफ कहा गया है कि कोई भी जो है ना राइट्स जो है ना उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा अनलेस, जब तक कि उसको इस कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई बीच में इसमें कोई प्रोविजंस मौजूद नहीं है कि इसको जो है ना आप सस्पेंड कर दें राइट को। तो राइट को तभी सस्पेंड किया जाएगा जब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन अगर मौजूद है तो तब किया जा सकता है, वरना इन राइट्स को जो है ना
कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये इसका सब क्लॉज 5 कह रहा था। अब आगे जो है ना इसका आर्टिकल 9 जो है ना सिक्योरिटी ऑफ पर्सन है। सिक्योरिटी ऑफ पर्सन में यह है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ। किसी भी पर्सन की जो है ना लाइफ को और लिबर्टी को जो है ना डिप्राइव नहीं किया जा सकता, महरूम नहीं किया जा सकता उसको, लाइफ को और लिबर्टी को। लाइफ को आगे कह रहे हैं कि सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ, लेकिन लॉ के मुताबिक किया जा सकता है। जैसे अगर किसी शख्स ने कत्ल किया है तो उसका पूरा ट्रायल चलेगा, ट्रायल चल के फिर उसको सज़ा होगी, फांसी होगी, तो उसमें भी तो लाइफ को डिप्राइव कर दिया गया ना, लेकिन वो अकॉर्डेंस विद लॉ है। इसी तरह से लिबर्टी, अगर किसी शख्स को कोई अरेस्ट वारंट किया जाता है, पुलिस अरेस्ट करती है, अरेस्ट वारंट होता है, उसका इशू हो चुका होता है, या कोई भी वजह है उसको अरेस्ट कर लेती है पुलिस, तो उसकी लिबर्टी को डिप्राइव कर दिया गया, लेकिन वो किया गया अकॉर्डेंस विद लॉ। तो 9 में ये कहा गया कि किसी पर्सन की जो है ना लाइफ को और लिबर्टी को डिप्राइव नहीं किया जा सकता आर्टिकल 9 के तहत, लेकिन अकॉर्डेंस विद लॉ जो है ना वो उसको डिप्राइव किया जा सकता है। अगर किसी ने कोई कानून तोड़ा है, कानून शिकनी की है, तो उसकी लिबर्टी को भी डिप्राइव किया जा सकता है, उसकी लाइफ को भी डिप्राइव किया जा सकता है। तो आर्टिकल जो है ना 9 सिक्योरिटी ऑफ पर्सन में था, के बारे में था, तो वो ये डिस्क्राइब कर रहा था। अच्छा, उसके बाद है आर्टिकल 10 सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। नो पर्सन इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट, नॉर शैल बी डिनाइड द राइट कंसर्न विद डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। अगर किसी भी शख्स को अरेस्ट किया तो उसको बताना पड़ेगा कि ये क्यों अरेस्ट किया, और सेकंड बात यह है कि उसको अपनी मर्ज़ी का वकील करने की इजाज़त होगी। उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती कि तुम ये वाला वकील नहीं कर सकते। ठीक है, उसको कोई भी लीगल प्रैक्टिशनर है, उसकी जो चॉइस है उसको वो लीगल प्रैक्टिशनर करने दिया जाएगा। पहला क्या हुआ, अरेस्ट जब कीजिएगा उसको बताया जाएगा क्यों अरेस्ट कर रहे हो। दूसरा, उसको मर्ज़ी का वकील करने दिया जाएगा। अब इसका सब क्लॉज 2 कह रहा है एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। अगर किसी को अरेस्ट कर लिया है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जो है ना उसको पेश करना पड़ता है पेश करना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग टाइम नेसेसरी फ्रॉम द जर्नी द प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड द कोर्ट नियरेस्ट विजिट। जब उसको अरेस्ट किया और जब उसको मजिस्ट्रेट में लेके जाएंगे वो टाइम निकाल के बाकी टाइम 24 आवर जो है ना उसको गिना जाएगा। एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी बियॉन्ड द सेड पीरियड विद अथॉरिटी टू मजिस्ट्रेट। और इस पीरियड से ज़्यादा जो है ना उसको डिटेन नहीं किया जा सकता उस पर्सन को 24 घंटे के अंदर अंदर। 24 घंटे में असल में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है और फिर मजिस्ट्रेट को बताना होता है कि हमने ये इन्वेस्टिगेशन कर ली है, और अगर उसको जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो फिर 167 का रिमांड जो है ना वो पुलिस मजिस्ट्रेट से मांगती है कि हमें इतने दिन का और रिमांड दे दिया जाए कि हम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर सकें। उसमें ये नहीं होता कि 24 घंटे में पुलिस ने थाने में जो है ना उसको मारना होता है, मारना हरगिज़ नहीं होता। पुलिस का काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना होता है, मारना नहीं होता। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड जो है ना प्रोवाइजर कह रहा है कि नथिंग इन क्लॉज 1 and 2 शैल अप्लाई हु इज अरेस्टेड अंडर प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो है ना उसको अरेस्ट किया तो फिर ये पहली और दूसरी जो है ना वो प्रोवाइजर वो जो है ना आर्टिकल्स 1 सब आर्टिकल 1 और 2 जो है ना वो अप्लाई नहीं होंगे। अब आगे बता रही प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्या है। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। अब इसका मैं आपको इसका समराइज करके बता देता हूँ कि सारा पढ़ने के बजाय अगर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहा है या फिर इसमें कह रहे हैं सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहा है तो उसको डिटेन किया जा सकता है। और उसके अलावा जो है कोई एक्सटर्नल अफेयर से रिलेटेड कोई काम कर रहा है तो अमन आमा की कोई सूरत हाल को ख़राब कर रहा है और सप्लाई चेन की जो इधर से हम चीज़ों की सप्लाई जाती है उसको वो ख़राब कर रहा है तो उसको डिटेन किया जा सकता है, उस पर्सन को डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, और फिर आगे बताया कि कितने महीने के लिए किया जा सकता है, 3 मंथ्स के लिए जो है ना उसको डिटेन किया जा सकता है। 3 महीने के लिए किसी पर्सन को डिटेन किया जा सकता है और अथॉरिटी नहीं करेगी बल्कि रिव्यू बोर्ड करेगा उसको।
अगर फिर उसको दोबारा करना है तो फिर 3 महीने के लिए दोबारा रिव्यू बोर्ड बैठेगा, और रिव्यू बोर्ड में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं और हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये सारे रिव्यू बोर्ड में शामिल होते हैं। तो ये मैं आपको समराइज़ करके इसका बताता हूँ। इसको जो हम डिटेल से इंशाल्लाह कि 1-2 लेक्चर्स के बाद हम इसको डिटेल से देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अभी मैं आपको, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, अभी आगे भी काफ़ी इसके आर्टिकल्स हैं, तो मैं आपको समराइज़ करके बता देता हूँ कि जब भी जो है कोई पर्सन अरेस्ट होगा तो उसको बताया जाएगा कि अरेस्ट क्यों हुआ है, और उसको लीगल प्रैक्टिशन करने की इजाज़त दी जाएगी उसकी मर्ज़ी का। 24 घंटे के अंदर जो है ना उसको पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, और मजिस्ट्रेट जो है ना फिर देखेगा, इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं हुई तो मज़ीद रिमांड दे देगा 167 का, CR 167 का। और अगर जो है मुकम्मल होगी इन्वेस्टिगेशन तो फिर जो है ना वो रिमांड मज़ीद नहीं देगा मजिस्ट्रेट। फिर उसके पर्सन को डिटेन किया जा सकता है। वो अमन व अमान की कोई सूरत हाल को ख़राब कर रहा है, कोई उस तरह से कोई पाकिस्तान की सॉवरेंटी के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, तो सप्लाई चेन को ख़राब कर रहा है, अमन व अमान की चीज़ों को ख़राब कर रहा है, तो उसके लिए जो है ना फिर उसको डिटेन भी किया जा सकता है। तो आगे से फिर इसका हम बताते हैं कि राइट टू फेयर ट्रायल, कि अगर कोई सिविल और क्रिमिनल ऑब्लिगेशंस हैं, जो सिविल राइट्स हैं और क्रिमिनल चार्जेस हैं अगर उसके ख़िलाफ़, तो उसको पूरा हक़ दिया जाएगा फेयर ट्रायल का। वो अपने आप को डिफेंड कर सके, वकील कर सके, डिफेंड कर सके, केस चला सके। ये नहीं है कि उसे पता चल लीजिए केस हो गया, उसको वकील करने की इजाज़त ही नहीं है, उसको डिफेंस की इजाज़त ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा। हर पर्सन को राइट होगा फेयर ट्रायल का, और फेयर ट्रायल के लिए वो फेयर ट्रायल उसका हक़ है, राइट है उसका। ठीक है, ये आर्टिकल 10 कह रहा था इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। अच्छा, उसके बाद आर्टिकल 11 है ना, वो कहता है स्लेवरी, फोर्स लेबर एक्सेट्रा प्रोहिबिटेड, यानी कि ग़ुलामी या जबरी मुशक्क़त जो है ना वो ममनू होगी। अब आर्टिकल 11 कह रहा है स्लेवरी इज़ इन नॉन एग्जिस्टेंट एंड फॉरबिडन एंड नो लॉ शैल परमिट और फैसिलिटेट इट्स इंट्रोडक्शन इनटू पाकिस्तान इन एनी फॉर्म। इसका ये मतलब है कि स्लेवरी जो है ना वो प्रोहिबिटेड है और किसी को भी ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता पाकिस्तान में। तो ये 11 जो है ना ये कह रहा था कि किसी को भी ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता। और दूसरा फिर इसका 2 कह रहा है ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग आर प्रोहिबिटेड, यानी कि जबरी मुशक्क़त, जैसे भट्ठा मालिकान पे जबरी मुशक्क़त कराते हैं बच्चों से, वो और ह्यूमन ट्रैफिक जो है ना, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, यानी इंसानों की स्मगलिंग जो है ना वो ममनू होगी। ठीक है, पहला कह रहा था कि ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद आर्टिकल 2 जो है ना इसका वो ये कह रहा था कि, और उसके बाद सब आर्टिकल 2 ये कह रहा है कि किसी को जबरी मुशक्क़त नहीं कराई जा सकती और इंसानी स्मगलिंग जो है ना वो ममनू होगी। अब सब आर्टिकल 3 जो है ना इसका ये कह रहा है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 शैल बी एंगेज इन फैक्ट्री और माइन और इन एनी अदर हैज़र्डियस एम्प्लॉयमेंट, यानी कि 14 साल से कम बच्चे को किसी फैक्ट्री और माइन में जो है ना एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसकी एक्सेप्शन जो है ना सब क्लास 4 जो है ना वो इसकी एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहा है हमें। वो ये कह रहा है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट कंपल्सरी सर्विस। अब ये कह रहा है कि कंपल्सरी सर्विस अप्लाई नहीं होगा। कंपनी सर्विसेज का ये जो है ना आर्टिकल कंपल्सरी सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो आर्टिकल 11 पे अप्लाई नहीं होगा। कब? जब कि कोई जो है ना किसी ने कोई ऑफेंस किया है, अगर किसी ने अगर कोई ऑफेंस किया है तो फिर इसको पनिश भी किया गया है, इस दौरान इससे अगर कोई सर्विस ली जा रही है तो इस पर आर्टिकल 11 अप्लाई नहीं होगा। बाय एनी पर्सन अंडर गोइंग पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ और रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ और रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ फॉर पब्लिक पर्पस। और उसके बाद जो है ना पब्लिक पर्पस के लिए जो है ना कोई कंपल्सरी सर्विस ली जा रही है तो उस पर भी जो है ना आर्टिकल 11 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। और प्रोवाइडेड दैट नो कंपल्सरी सर्विस शैल बी क्रिमिनल नेचर, और वो कंपल्सरी सर्विस जो है ना अगर प्रोवाइजो दिया गया है वो कंपल्सरी सर्विस जो है ना वो क्रिमिनल नेचर की नहीं होनी चाहिए, जो कि ह्यूमन इंडिग्निटी के जो है ना इनकैपेटेबल हो। ठीक है, ये प्रोवाइजो में बता दिया गया है। फोर्स आप समझ आ गया होगा आपको। फोर्स ये कह रहा है कि किसी ने ऑफेंस किया है
तो उसको पनिश किया गया है, तो इस दौरान अगर उससे कोई कंपल्सरी सर्विस ली जा रही है तो उस पर जो है ना आर्टिकल 11 जो है ना वो अप्लाई नहीं होगा। दूसरा ये है कि पब्लिक पर्पज़ के लिए अगर किसी से कंपल्सरी सर्विस ली गई है तो उस पर भी आर्टिकल 11 अप्लाई नहीं होगा। लेकिन वो पब्लिक अगर प्रोवाइज़र दिया गया वो पब्लिक जो है ना सर्विस जो है ना उसको क्रूअल नेचर नहीं होनी चाहिए, जो कि इनकैपेटिबल हो ह्यूमन डिग्निटी के साथ। तो ये आर्टिकल 11 जो है ना हमें ये बता रहा था। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद है आर्टिकल 12। वो ये कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट ये होती है कि जब इंसान कोई भी बंदा वो पहले जुर्म कर ले और उसकी सज़ा का कानून बाद में आए तो वो पहले पे लागू नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आपने आज एक जुर्म किया है, कोई भी जुर्म किया है और उसका 4 महीने बाद आपको सज़ा हुई है, 4 महीने बाद उसका लॉ चेंज हो गया और उसमें आपको उम्र कैद की सज़ा हो गई है। कोई भी ऐसा जुर्म किया है तो आपके पहले 4 साल की सज़ा हुई थी और अब कानून के मुताबिक जो है वो आपको उम्र कैद हो गई है नए कानून के मुताबिक। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट होती है। तो इसमें ये कह रहा है कि नो लॉ शैल ऑथराइज द पनिशमेंट ऑफ ए पर्सन फॉर द एक्ट और ओमिशन दैट वाज नॉट पनिशेबल बाय द लॉ एट द टाइम ऑफ द एक्ट और ओमिशन। जब वो उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी जब उसने लॉ एक्ट किया लेकिन बाद में अगर वो हो गया, उसकी सज़ा चेंज हो गई है, अमेंड हो गई है या कोई कानून चेंज हो गया। दूसरा कह रहा है फॉर एन ऑफेंस बाय द पेनल्टी ग्रेटर दैन और ऑफ ए काइंड डिफरेंट फ्रॉम द पेनल्टी प्रेस्क्राइब बाय द लॉ और दैट ऑफेंस एट द टाइम ऑफेंस वाज कमिटेड। जब वो कमिट किया गया था उस वक्त उस ऑफेंस की जो है ना वो नहीं थी सज़ा और बाद में सज़ा हो गई है। मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ, जिस वक्त जो एक्ट और ओमिशन किया जाता है तो उस वक्त जो है ना उसके पनिशमेंट नहीं किया जा सकता उसको बाद वाले में। 1 साल पहले कोई भी अगर एक्ट और ओमिशन किया जाता है और उसकी सज़ा 1 साल थी और बाद में जो है ना उसकी 7 साल सज़ा हो गई है, 10 साल सज़ा हो गई है, 12 साल सज़ा हो गई है, तो अब उसको 7 या 12 साल सज़ा नहीं दी जाएगी बल्कि वो 1 या 2 साल जो पहले सज़ा दी गई थी वही दी जाएगी। ये जो है ना इसमें रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट कहा जाता है इसको, कि बाद में अगर कुछ चेंज हो गया था कानून में या कुछ भी तो उसमें फिर जो है ना उसको पहले जो सज़ा दी गई थी तो उसको वही सज़ा दी जाएगी, उसको बाद वाली सज़ा नहीं दी जाएगी। अब इसके सब आर्टिकल 2 सब क्लास 2 जो है ना इसका ये कह रहा है कि एक्सेप्शन दे रहा है इसमें ये एक्सेप्शन है कि ये उस वक्त अप्लाई नहीं होगा। नथिंग इन क्लॉज 1 आर्टिकल 270 शैल अप्लाई इन एनी लॉ मेकिंग एब्रोगेशन ऑफ सब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोर्स इन पाकिस्तान। अगर किसी ने आइन को तोड़ा है, एब्रोगेट किया है, सबवर्ट किया है तो उस पर यह कानून नहीं होगा, उसको सज़ा दी जाएगी। ठीक है, उसको रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट दी जाएगी। जिसने आइन तोड़ा है, आइन तोड़ा है, एब्रोगेट किया, सबवर्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को, तो उसको जो है ना फिर ये रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट दी जाएगी। बाकी जो है ना ऊपर जो है ना किसी को वो नहीं दी जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 13 वो ये कह रहा है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन। डबल पनिशमेंट यानी कि एक ही किसी ने जुर्म किया है उसको बार बार नहीं सज़ा दी जाएगी उसी जुर्म की। एक जुर्म से वो रिहाई पा के आ गया, उस दौरान फिर उसके खिलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दे और उसको फिर दे दिया, तो इसको कहते हैं डबल पनिशमेंट। डबल पनिशमेंट दी जाएगी, किसी पर्सन को एक ही ऑफेंस के रिलेटेड एक ही दफ़ा सज़ा दी जाएगी, बार बार नहीं दी जाएगी, इसका ये मतलब है। अब ये कह रहा है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। नो पर्सन, किसी को नहीं शैल बी प्रोसिक्यूट किया जाएगा और पनिश किया जाएगा फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन, एक से ज़्यादा दफ़ा उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता या उसको पनिश नहीं किया जा सकता। अब इसका बी जो है ना वो ये कह रहा है कि नो पर्सन शैल बी व्हेन अक्यूज एन ऑफेंस बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। और किसी पर्सन को ये मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो गवाही दे अगेंस्ट हिमसेल्फ, अपने ख़िलाफ़ जो है ना वो गवाही दे। ठीक है, तो इसको वो भी मजबूर नहीं किया जाएगा। किसी भी पर्सन को उसने ऑफेंस किया है, अक्यूज हो, उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो गवाही दे अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, ये था आर्टिकल 13। मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ कि जब भी एक ऑफेंस किया किसी ने, डबल ज्योपर्डी जैसे कहते हैं, ये डबल ज्योपर्डी है इसमें। 13 में यही कह रहा है कि किसी पर्सन को भी जो है ना एक से ज़्यादा मरतबा
आप सज़ा नहीं दे सकते। जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स को रिहाई हो गई है उसकी, और 6 महीने बाद आप उसको फिर उसी केस में पकड़ के अंदर कर दें, तो ये आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 13 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये इसकी नफ़ी करता है और कहता है कि आप किसी शख्स को एक से ज़्यादा दफ़ा पनिश नहीं कर सकते और प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 14 जो है ना वो ये कह रहा है कि इनवाइडेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट ऑफ द प्राइवेसी लॉ ऑफ होम शैल बी इनवाइडेबल। डिग्निटी ऑफ मैन यानी कि जो है ना इंसान की जो इज़्ज़त नफ्स जो है ना उसको मजरूह नहीं किया जाएगा। प्राइवेसी ऑफ होम जो है ना, अब किसी का अरेस्ट वारंट जो है ना वो जारी हो जाता है, तो अब डिग्निटी ऑफ मैन में ये है कि जब किसी का अरेस्ट वारंट जारी हो गया या किसी को पुलिस ने पकड़ लिया है तो उसको मारे और उसको बाज़ार में घुमाए और उसको सारे लोगों के सामने तमाशा बना दे, तो ये इस तरह नहीं कर सकती, ये नहीं करेगी। डिग्निटी ऑफ मैन को लाजमी जो है ना बरकरार कायम रखेगी पुलिस वाले। ठीक है, तो ये इस तरह से जो नहीं होगा। और उसके बाद सब्जेक्ट टू लॉ एंड प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवाइडेबल। और प्राइवेसी, हम सर्च वारंट किसी के पास है तो प्राइवेसी ऑफ होम की जो है ना वो खिलाफवर्जी नहीं की जाएगी। ठीक है, सर्च वारंट होना ज़रूरी है। सर्च वारंट के बगैर जो है ना पुलिस नहीं सर्च कर सकती है, तो इसलिए जो है ना प्राइवेसी होम को जो है ना प्राइवेसी ऑफ होम को उसको मद्देनज़र रखा जाएगा। इसका सब क्लॉज 2 का नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस। किसी भी पर्सन को एविडेंस लेने के लिए उस पर टॉर्चर नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे पुलिस मारती है, सारों को थाने में ले जाती है और मारती रहती है, तो इसी तरह से ये हमारे आर्टिकल 2 ये कह रहा है, 14 सब क्लॉज 2 ये कह रहा है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर फॉर द पर्पस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस। किसी भी पर्सन को एविडेंस लेने के लिए उस पर टॉर्चर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना डिग्निटी ऑफ मैन रखी जाएगी, होम प्राइवेसी रखी जाएगी, प्राइवेसी ऑफ होम को मद्देनज़र रखा जाएगा। डिग्निटी ऑफ मैन, जब पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो डिग्निटी ऑफ मैन जो है ना उसको कायम रखा जाएगा, और एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस के लिए किसी पे शख्स पे टॉर्चर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है आर्टिकल 15, वो ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। हर शख्स को जो है ना एवरी सिटीज़न शैल हैव द राइट टू रिमेन इन एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ in the public interest, enter the move freely throughout the Pakistan and to reside and settle in the part thereof। हर शख्स को जो है ना वो इजाज़त है पाकिस्तान में वो कहीं भी घूम सकता है, सवाए उन जगहों पे जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं। अगर कहीं पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं तो वहाँ पे आप नहीं जा सकते, बाकी आप पूरे पाकिस्तान में जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी मिसहैप हो जाता है किसी शहर में, कोई बम धमाका हो जाता है किसी शहर में, तो उसके एरिया में जो है ना, मिसाल के तौर पे कहीं कैंट एरिया है, पेशावर में है, कोई भी है, तो आप पेशावर में जा सकते हैं, लेकिन उस एरिया में नहीं जा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जाके मुझे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है आर्टिकल 15 के तहत, तो आप मुझे जहाँ पे जाने दें। लेकिन उसमें आगे रिस्ट्रिक्शन भी लगाई हुई है उन्होंने, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द पब्लिक इंटरेस्ट, और ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। तो बाकी जो है ना एंटर मूव फ्रीली थ्रू आउट पाकिस्तान एंड टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट देयर ऑफ। बाकी आप कहीं भी जा सकते हैं, रिजाइड कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, सैर कर सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, बाय लॉ की तरफ से इम्पोज नहीं की गई। तो ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमें जो है ना आर्टिकल 15 जो है ना वो ये कहता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 16। ठीक है, आर्टिकल 16 ये कह रहा है फ्रीडम ऑफ असेंबली। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अब कोई भी अगर जलसा जुलूस करना चाह रहा है, पीसफुल असेंबली बनाना चाह रहा है तो वो बना सकता है, लेकिन ये होना चाहिए पुरअमन होना चाहिए। ठीक है, पुरअमन नहीं होगी तो उसकी फिर जो है ना इजाज़त नहीं देगी गवर्नमेंट। ठीक है, हर कोई जलसे जुलूस कर सकता है, जैसे कोई पार्टी है जलसे जुलूस करती है, पीसफुली करना चाहिए। बग़ैर पीसफुली के अगर कोई करेगी तो वो फिर ममनू होगा। ठीक है, विदाउट आर्म्स होना चाहिए, इसको
कोई भी जलसा करना चाहे, कोई पार्टी जलसा करना चाहे, असेंबली होता है कि मतलब कुछ लोगों का इकट्ठा होना, तो कुछ लोग भी इकट्ठा होकर कुछ जलसा करना चाहें, कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं, सबके पास राइट है, पीसफुल होना चाहिए। और सब्जेक्ट टू एनी रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ, तो पब्लिक ऑर्डर पे जो है ना, अगर कोई गवर्नमेंट चाहे तो वो रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है, लेकिन पीसफुल होना चाहिए, विदाउट आर्म्स होना चाहिए। तो अगर कोई गवर्नमेंट चाहे, लॉ चाहे, तो पब्लिक ऑर्डर के लिए उस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है। ये आर्टिकल 16 कह रहा था। उसके बाद आर्टिकल 17 जो है ना, वो कहता है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अब कोई भी यूनियन बना सकते हैं, आप एसोसिएशंस बना सकते हैं, सबके पास राइट है, हर पाकिस्तान के पास राइट है कि वो एसोसिएशन भी बना सकता है, यूनियन भी बना सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ है, इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान अगर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान पब्लिक ऑर्डर, तो अगर कोई जो है ना लॉ, गवर्नमेंट जो है वो उस पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है। अगर वो कोई यूनियन या एसोसिएशन जो है वो पाकिस्तान की इंटीग्रिटी के ख़िलाफ़ काम कर रही है, तो फिर उस पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है, ठीक है। अब पाबंदी जो है वो कौन लगाएगा? पाबंदी ये सब दे सकती है, पाबंदी हमेशा सुप्रीम कोर्ट लगाएगी। किसी भी जमात को कालादम करार देना है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट उसको जमात को कालादम करार दे सकती है। कोई भी जो है पार्टी जो है ना, सियासी पार्टी, वो किसी पार्टी को कालादम करार नहीं दे सकती, ठीक है। वो ये तो कर सकती है, अपनी कोई रिपोर्ट बना के दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट को भेज सकती है, लेकिन फ़ाइनल फ़ैसला जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। उसके बाद इसका सब आर्टिकल 2 यह कह रहा है कि एवरी सिटीजन नॉट बीइंग इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल हैव द राइट टू फॉर्म टू बी मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी चाहे तो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन सकता है, कोई भी शहरी, सब्जेक्ट टू एनी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान एंड सच शैल प्रोवाइड दैट द फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर्स दैट a political party as has been formed and operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of the Pakistan, the federal government shall within 15 days of the declaration refer the matter to the Supreme Court whose decision on such reference will be final। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, अब इसमें यही कहा गया है कि कोई भी जो है ना मेंबर बन सकता है पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन वो सर्विस जो है ना, नॉट बीइंग सर्विस ऑफ पाकिस्तान, वो सर्विस पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट सर्विस जो करता है वो नहीं होना चाहिए। बाकी हर सिटीज़न बन सकता है। शैल द राइट टू फॉर्म द मेंबर पॉलिटिकल पार्टी, वो मेंबर भी फॉर्म भी कर सकता है। शैल हैव द राइट टू फॉर्म, पॉलिटिकल पार्टी बना भी सकता है, और टू मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी बन सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं बन सकता, बाकी हर बंदा जो है ना पॉलिटिकल पार्टी बना भी सकता है और पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी बन सकता है। तो उसके बाद जो है, अगर देखा जाएगा कोई पार्टी जो है पाकिस्तान के इंटीग्रिटी के ख़िलाफ़, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के ख़िलाफ़ काम कर रही है, तो वो रेफरेंस भेजेगी सुप्रीम कोर्ट में। जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो एक रेफरेंस भेज देगी सुप्रीम कोर्ट में, और फिर फाइनल फ़ैसला जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। फाइनल फाइंडिंग्स जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट की होंगी कि उस पर क्या डिसीजन देना है। जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी पार्टी को बैन नहीं कर सकती है, ये मैं आपको बता दूं। ऐसे अगर होता हो ना तो अब तो सारी पार्टीज ही बैन हो चुकी होती, सारी एक दूसरे को बैन कर चुकी होती। लेकिन इसलिए कानून में, आइन में ये रखा गया है कि इसकी मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सारा कुछ देखेगी कि आया इसने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के ख़िलाफ़ कोई काम किया है कि नहीं किया, पूरी फैक्ट्स देखेगी, सारे हक़ाइक़ देखेगी। उसके बाद जो है ना अपना जो भी फैसला देगी, फाइनल देगी, तो वो फाइनल फैसला जो है ना रेफरेंस पे जो है ना वो कोर्ट हुज डिसीजन ऑन सच रेफरेंस, जो रेफरेंस भेजा होगा पार्टी ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, तो उसके बेस पे जो फैसला देगी ना सुप्रीम कोर्ट, तो वो फाइनल होगा। तो फिर किसी पार्टी को कलअदम करार दिया जा सकता है, ठीक है। ये सब आर्टिकल 2 कह रहा था, सब क्लॉज 2 फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में ये कह रहा था। अब फिर तीसरा ये है कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी शेल अकाउंट फॉर द सोर्स ऑफ इट्स फंड्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ। हर पार्टी बताएगी कि इसकी फंडिंग जो है ना कहाँ से आई और कैसे आई है, और कहाँ से इसने पैसे वगैरह कमाए हैं, ठीक है। तो ये जो है ना इसका सब क्लॉज 3 ये कह रहा था।
उसके बाद आगे इसका आर्टिकल 18 जो है वो कहता है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिज़नेस और प्रोफेशन। हर बंदे को जो है ना कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन कर सकता है, लेकिन उस प्रोफेशन की फिर जो है ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब ये कह रहा है सब्जेक्ट टू द सच क्वालिफिकेशन इफ़ एनी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू एंटर अपॉन एनी लॉफुल प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। किसी भी लॉफुल प्रोफेशन में और ऑक्यूपेशन में जो है ना वो काम कर सकता है। और कंडक्ट एनी लॉफुल ट्रेड और बिजनेस, कोई भी लॉफुल ट्रेड और बिजनेस कर सकता है। अब ये नहीं कि आप इसमें आप कहें कि जी आप शराब भी बेचना शुरू कर दें, जी आप कहें जी इसमें तो हमें लॉ में कहा गया है कि आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने ये देखना है कि लॉफुल कोई भी कानून जो इजाज़त देता है उसको वो प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन आपने चूज़ करना है और करना। और कंडक्ट एनी लॉफुल ट्रेड और बिज़नेस, कोई भी जो बिज़नेस करना है वो लॉफुल होना चाहिए, ट्रेड या बिज़नेस, ठीक है। गैर कानूनी काम आपने नहीं करना, असला नहीं बेचना, इस तरह शराब वगैरह इस तरह के कोई भी काम आपने वो नहीं कर सकते क्योंकि वो लॉफुल नहीं है। उसके बाद आगे प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द रेगुलेशन ऑन ट्रेड प्रोफेशन एंड लाइसेंसिंग सिस्टम। आगे फिर उसमें बयान किया गया प्रोवाइजो में कि अगर किसी को बिज़नेस है उसमें अगर कोई लाइसेंस की ज़रूरत है तो फिर आपने लाइसेंस लेना है, लाइसेंस लेके काम कर सकते हैं, लाइसेंस के बगैर आप नहीं काम करेंगे। कई मैटर्स हैं जैसे कि हेल्थ के कोई काम करना है उसमें आपने हेल्थ का लाइसेंस लेना है, हेल्थ डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना होता है, इस तरह से और भी कई हैं। तो वो आप लाइसेंस लेके जो है ना वो फिर काम शुरू कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अब दूसरा इसमें कहता है रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री इन द इंटरेस्ट ऑफ द फ्री कंपटीशन देयर इन, ठीक है। अब जो रूल्स एंड रेगुलेशन हुकूमत ने बनाए हैं इसको आपने फॉलो करना है। जो भी बिज़नेस करना है आपने कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको आपने फॉलो करके जो है ना बिज़नेस अपना करना है, काम बिज़नेस स्टार्ट करना है आपने। अब इसका थर्ड ये सी जो है ना प्रोवाइजो जो है ना इसका ये कह रहा है द कैरिंग ऑन by the federal government or provincial government or by the corporation controlled by any such government of trade, business, industry or service or to the execution complete or partial or other। अगर मिसाल के तौर पे किसी एरिया में या कोई भी बिज़नेस करने की 5 बंदों की इजाज़त है गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ पे आप 1000 बंदे बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो 5 बंदे ही स्टार्ट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। कैरी ऑन द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बाय द कंट्रोल्ड कॉर्पोरेशन कंट्रोल्ड बाय एनी गवर्नमेंट ऑफ ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस विद एक्सक्लूशन कंप्लीट और पार्शल ऑफ द अदर पर्सन। बाकी जो पर्सन होंगे वो फिर एक्सक्लूड हो जाएंगे। सिर्फ जितने भी इलाके में जो है ना काम करने की इजाज़त होगी उस लोगों को, तो वो उतने ही जो है ना वहाँ पे बिज़नेस में काम कर सकेंगे लोग, बाकी नहीं कर सकेंगे। तो ये आर्टिकल 18 कह रहा था कोई भी आप काम कर सकते हैं, लॉफुल होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस चाहिए तो लाइसेंस ले सकते हैं, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट की तरफ से हैं तो वो भी कर सकते हैं। और तीसरा बताया था कि जितनी लिमिटेशन दी गई है तो उस लिमिटेशन को आपने फॉलो करना है, ठीक है। तो ये 18 जो है ना आर्टिकल ये कह रहा था। अच्छा, उसके बाद 19 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये सारी फ्रीडम्स फंडामेंटल राइट्स में बयान की जा रही हैं कि हमें कौन कौन सी फ्रीडम्स हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये आप टीवी पे अक्सर सुनते होंगे कि जितने भी जर्नलिस्ट हैं उस फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बहुत बात करते हैं। तो इसमें यह है कि एवरी सिटीज़न शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ द प्रेस। प्रेस की फ्रीडम होगी सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम, इंटेग्रिटी, सॉवरेंटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान इन पार्ट देयर ऑफ फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर। तो अब इसमें ये कहा गया है कि हर जो है ना तनकीद आप कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन तक आप जो है ना तनकीद कर सकते हैं, उस लिमिटेशन से ज़्यादा आप तनकीद नहीं कर सकते। फिर आगे से फिर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी बताई गई हैं कि आप अगर इस्लाम के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, ये आप फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आएगा। और इंटीग्रिटी ऑफ इस्लाम और दिस सिक्योरिटी, डिफेंस की पाकिस्तान की जो है अगर सिक्योरिटी है और डिफेंस पे बात अगर कोई करेगा तो उसकी इजाज़त नहीं होगी, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आएगा, ठीक है। इस्लाम के बाद अगेंस्ट आप बात नहीं कर सकते, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी और डिफेंस के ख़िलाफ़ जो है ना वो भी आप बात नहीं कर सकते। तो ये सारी जो है ना ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है कि आप
आपको आज़ादी हक का है, आपको आज़ादी इज़हार राय है, लेकिन जब आप इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं बात कर सकते, इसके लिए आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। और सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान जो है ना, इसके ख़िलाफ़ भी अगर आप बात करेंगे तो इसमें भी फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको नहीं है। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये आता है। तो वैसे आपको आज़ादी है, आप जो मर्ज़ी इज़हार कर सकते हैं राय को अपनी, लेकिन इन 2-3 के बारे में आप नहीं कर सकते। इस्लाम के बारे में, सिक्योरिटी डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के बारे में आप बात नहीं कर सकते। उसके बाद 18th अमेंडमेंट के बाद ये ऐड किया गया था, इसमें राइट ऑफ टू इन्फॉर्मेशन है। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट टू रेगुलेट एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ। अब इसमें यह है कि हर शख्स को जो है ना, वो कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो वो ले सकता है, लेकिन अगर स्टेट सीक्रेट्स के बारे में जो कोई लेना चाहे, अगर इंस्ट्रक्शंस जो है ना, इसमें आगे लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ, लेकिन अगर कोई स्टेट सीक्रेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेने पहुंच जाइए कि मुझे इजाज़त है तो मुझे दे दें, आप स्टेट की सीक्रेट की दे दें, आप एक्सेस दे दें इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो उसकी इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि जो है ना फिर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ, तो लॉ ने जो है ना उस पर रिस्ट्रिक्शन जो है ना इम्पोज की हुई है। बाकी आप हर किस्म की एक्सेस जो है ना आपके पास है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो वो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आर्टिकल 20 है उसके बाद। आर्टिकल 20 ये कह रहा है फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड टू मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट हिज रिलीजन। हर शख्स को अपने प्रैक्टिस करने की और तबलीग करने की अपने रिलीजन को इजाज़त है। मजहबी आज़ादी है हर शख्स को। आर्टिकल 20 मजहबी आज़ादी के बारे में जो है ना वो बताता है। बी जो है ना इसका सब क्लॉज कह रहा है कि एवरी रिलीजियस डोमिनेशन और एवरी सेक्ट देयर ऑफ शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश, मेंटेन एंड मैनेज इट्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। कोई भी शख्स जो है ना अगर अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस कायम करना चाहता है तो वो कायम कर सकता है। हर एक को अपनी मजहबी आज़ादी हासिल है कि वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी कायम कर सकता है और अपने तबलीग भी कर सकता है। कोई जो भी उसका मज़हब है, जो मज़हब इख्तियार करना चाहे वो इख्तियार कर सकता है और मज़हब की तबलीग कर सकता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन बनाना चाहे तो वो भी इंस्टीट्यूशन भी बना सकता है। तो आर्टिकल 20 जो है ना वो मजहबी आज़ादी के बारे में जो है ना वो बता रहा था। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में और आर्टिकल 20 मजहबी आज़ादी के बारे में वो बताता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है 21 आर्टिकल। 21 आर्टिकल कहता है सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पज़ ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी स्पेशल टैक्स द प्रोसीड्स ऑफ विच आर टू बी स्पेंट ऑन द प्रोपेगेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजन अदर दैन हिज ओन। किसी भी शख्स पर वो टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा जो कि लगना है किसी उसके अपने मज़हब से हटकर किसी दूसरे मज़हब पर लगना हो। जैसे कि ज़कात जो है वो सिर्फ मुसलमानों पर लगती है, तो वो अब किसी हम क्रिश्चियन से हम ज़कात नहीं ले सकते। इसी तरह से जो टैक्स लेते हैं हम नॉन क्रिश्चियन से दे देते हैं, तो वो हम मुसलमानों से नहीं ले सकते। ये जो है ना टैक्स जो स्पेशल लगता है तो वो सिर्फ पर्टिकुलर उनसे ही लिया जाएगा, पर्टिकुलर रिलीजन से ही लिया जाएगा। सेफ गार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पज़ ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, तो इसी तरह से जो है ना ज़कात जो है ना वो क्रिश्चियन से नहीं ली जाएगी कभी भी, वो सिर्फ मुसलमानों से ही ज़कात डिडक्ट की जाएगी, ज़बरदस्ती नहीं ली जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 20 कह रहा है 22 सॉरी, वो कहते हैं सेफ गार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। अब ये कहते हैं अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है किसी और मज़हब का है, तो उसमें अगर कोई दूसरे मज़हब का बच्चा पढ़ रहा है तो वो उसकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को जो है ना वो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, उनकी सेरेमनीज़ को अटेंड नहीं करेगा। नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड टू रिसीव रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और टू टेक पार्ट इन रिलीजियस सेरेमनीज और अटेंड रिलीजियस वर्शिप और इफ़ सच इंस्ट्रक्शंस सेरेमनी और वर्शिप्स रिलेट्स टू रिलीजन अदर दैन इज ओन, जो कि उसका अपना नहीं है, उससे किसी और से रिलेट करता है। जैसे पाक मुसलमानों के बच्चे किसी क्रिश्चियन के स्कूल में पढ़ते हैं, कैथेड्रल वगैरह किसी और में, तो वो उनकी मजहबी सेरेमनी में हिस्सा नहीं लेंगे, सिर्फ पढ़ाई पे जो है ना वो करेंगे, फोकस करेंगे। तो बाकी किसी भी मजहबी जो है ना और जितनी भी उनकी सेरेमनीज़ होती हैं, वर्शिप्स होती हैं, उनमें वो हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है, अब इसका सब क्लास 2 कह रहा है 22 का इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सेरेमनी एनी कम्युनिटी इन द ग्रांटिंग ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ कंसेशन इन द रिलेशन ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि
टैक्सेशन जो है ना रिलेटेड है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, सब कोई इक्वल होगा। ठीक है, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द कम्युनिटी इन ग्रांटिंग द एग्जम्पशन ऑफ कंसेशन। अगर कोई टैक्स में कंसेशन करनी है इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस कंस्टिट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द कम्युनिटी इन ग्रांटिंग एग्जम्पशन ऑफ कंसेशन इन रिलेशन टू टैक्सेशन। ठीक है, अब ये है कि टैक्सेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोई भी टैक्सेशन है अगर, तो उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कोई भी अगर रिलेटेड कोई टैक्सेशन है तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन कीजिए, सब पे इक्वल टैक्स होगा। अब इस सब्जेक्ट लॉ इसमें आगे कह रहा है कि अगर किसी रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो लगा सकते हैं। तो अगर उसमें पीपल्स को तालीम दी जा रही है, मतलब ये है कि दे सकते हैं, कानून ने मना नहीं किया है तो वो हम पीपल्स को वो तालीम दे सकते हैं। नो रिलीजियस कम्युनिटी और डिनोमिनेशन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस फॉर पीपल्स फॉर दैट कम्युनिटी और डिनोमिनेशन इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन होली बाय द कम्युनिटी डिनोमिनेशन। तो अगर वो पीपल्स को कोई भी देना चाहते हैं तालीम, अगर किसी रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो लगा सकते हैं, लेकिन अपने पीपल्स को तालीम दे रहे हैं, तालीम दी जा रही है तो दे सकते हैं। कानून ने अगर उससे मना किया तो फिर नहीं, अगर कानून ने मना किया फिर नहीं, अगर कानून ने मना नहीं किया तो फिर उसको आप दे सकते हैं अपने पीपल्स को तालीम। फिर नो सिटीज़न शैल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम पब्लिक रेवेन्यूज़ ऑन द ग्राउंड ऑफ फेस रिलीजन और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो रिलीजन की बुनियाद पर एड के लिए डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाएगा। जो हमें एड मिलनी होती है तो रिलीजन की बुनियाद पर हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि इसका रिलीजन ये है तो हम इसको एड नहीं देंगे। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड। अगर उसको रिसीविंग एड मिलनी है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को तो फिर फ्रॉम पब्लिक रेवेन्यूज़ से ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस रिलीजन से हमने उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी उसकी। ठीक है, अब उसके बाद आगे आता है प्रोविजंस टू एज प्रॉपर्टी। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। हर शख्स को प्रॉपर्टी रखने का, होल्ड करने का और उसको सेल करने का हक़ है। वो बेच भी सकता है, सेल भी कर सकता है, रख भी सकता है, प्रॉपर्टीज़ को लीज भी कर सकता है, जो मर्ज़ी प्रॉपर्टी को करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन लॉ में रिस्ट्रिक्शंस अगर इम्पोज किए गए, उन रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रह के, अगर रिस्ट्रिक्शन है तो फिर वो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगेंगी। वैसे वो प्रॉपर्टी को बेच भी सकता है, सेल भी कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है, एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है प्रॉपर्टी को, उसको पूरा राइट है, फ्रीडम है उसको। ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए। तो ये आर्टिकल 23 जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, ये प्रॉपर्टी से डील कर रहा था। उसके बाद है आर्टिकल 24 प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। किसी को भी जो है ना प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता, लेकिन अकॉर्डेंस विद लॉ किया जा सकता है। जैसे कि कोई इश्तिहारी हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी हम जब्त कर लेते हैं, तो अकॉर्डेंस विद लॉ हम प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं, डिप्राइव कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। अब दूसरा ये है कि सब क्लॉज कह रहा है नो प्रॉपर्टी शैल बी कंपल्सरी एक्वायर्ड और टेकन पोजेशन ऑफ सेव फॉर पब्लिक पर्पज एंड सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ विच प्रोवाइड्स फॉर कंपनसेशन thereof and either fixes the amount of compensation or specifies the principle on the manner in which the compensation is to be determined and given। अगर कोई प्रॉपर्टी जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है तो गवर्नमेंट ने जो है ना उसको एक्वायर कर सकती है, तो उसको भी एक्वायर नहीं किया जा सकता ज़बरदस्ती, जो कि पब्लिक पर्पस के लिए है। नो प्रॉपर्टी शैल बी कंपल्सरी एक्वायर्ड और टेकन पोजेशन सेव एज पब्लिक पर्पस। तो पब्लिक पर्पस के लिए भी है तो उसको भी हम एक्वायर नहीं कर सकते ज़बरदस्ती, उसकी कंपनसेशन देनी होगी उसको गवर्नमेंट ने, और जैसे जो तरीका फ़िक्स किया हुआ है तो वो भी उस तरीके के तहत कंपनसेशन दी जाएगी, लेकिन ज़बरदस्ती जो है ना उसको नहीं किया जा सकता। कोई भी प्रॉपर्टी जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी हो, गवर्नमेंट ने कंपनसेशन भी दी हो उसको, तो प्रॉपर्टी फिर कंपनसेशन का तरीका सारा कुछ दिया हो तो फिर उसके तरीके से जो है ना वो किया जा सकती है, अदरवाइज़ ज़बरदस्ती उसको जो है ना एक्वायर नहीं किया जा सकता। फिर आगे से इसका सब 3 में जो है एक्सेप्शंस दी गई हैं
एक्सेप्शंस ये हैं कि ये कब एक्वायर की जा सकती है। ठीक है, वो एक्सेप्शन ये हैं कि एनी लॉ परमिटिंग द कंपल्सरी एक्विजिशन और टेकिंग पोजेसन ऑफ एनी प्रॉपर्टी प्रिवेंटिंग डेंजर ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी और हेल्थ। कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा सकता है अगर वो डेंजर पब्लिक हेल्थ और हो रही है, पब्लिक हेल्थ के लिए हो रही है, और या फिर किसी की लाइफ की ख़तरा है प्रॉपर्टी को, तो इस किसी प्रॉपर्टी से किसी लाइफ को ख़तरा है, कुछ भी है, इस तरह से मामलात हैं, पब्लिक हेल्थ की ख़राबी हो पैदा हो रही है, तो उसको गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। ठीक है, उसके बाद बी इसमें कह रहा है द लॉ परमिटिंग द टेकिंग ओवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय कम इनटू पोजेसन अनफेयर मीन। अगर किसी ने अनफेयर मीन से जो है ना, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स जो होते हैं वो, और इस तरह से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अनफेयर मीन से जो हैं लोगों की प्रॉपर्टियाँ जब्त की होती हैं ना, तो उनको भी एक्वायर किया जा सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट उनको भी एक्वायर कर सकती है। उसके बाद सी कह रहा है एनी रिलेटिंग एक्विजिशन एडमिनिस्ट्रेशन डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी विच इज़ टू बी डीम टू बी एनिमी प्रॉपर्टी, कोई एनिमी की प्रॉपर्टी है और एविकेट प्रॉपर्टी जिसका कोई मालिक नहीं है। एविकी प्रॉपर्टी अंडर एनी लॉ बीइंग विच प्रोसीज टू बी एविकी प्रॉपर्टी, उसको भी जिसका कोई मालिक नहीं है या कोई दुश्मन की प्रॉपर्टी है तो उसको भी एक्वायर किया जा सकता है, गवर्नमेंट इसको एक्वायर कर सकती है। ठीक है, उसके बाद है डी कह रहा है एनी लॉ प्रोवाइडिंग द टेकिंग ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द लिमिटेड पीरियड आइदर इन पब्लिक इंटरेस्ट और इन द सिक्योर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स ओनर। ठीक है, अगर मेंटेनेंस के लिए जो है कोई प्रॉपर्टी है, जैसे कि गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में है कि जो है प्रॉपर्टी जो है ना उसकी है माइनर की प्रॉपर्टी है, उसको मेंटेन करने के लिए भी उसको एक्वायर किया जा सकता है। तो डी में ये कहा गया, तो उस प्रॉपर्टी को मैनेजमेंट के लिए भी जो है ना, मेंटेनेंस के लिए उस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा सकता है, गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर सकती है। और उसके बाद ई कह रहा है कि एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ एनी क्लास ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज़ ऑफ, अगर कर सकते हैं, और आगे फिर पर्पसेस बताए गए हैं। एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द एक्विजिशन ऑफ एनी क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, अगर एक्विजिशन करनी है क्लास ऑफ प्रॉपर्टी की तो उसके पर्पसेस आगे ये हैं कि मेडिकल के लिए वो एक्वायर कर सकती है, एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए एक्वायर कर सकती है, और हाउसिंग पब्लिक फैसिलिटीज़ के लिए सच एज रोड सप्लाई इसके लिए एक्वायर कर सकती है। मेंटेनेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट, सिक, इन्फर्मिटी, ओल्ड एज को मेंटेन करने के लिए कुछ करना है, मेंटेन करना चाहते हैं, उन लोगों को जो एम्प्लॉयड हैं, सिक हैं, तो उनकी मेंटेनेंस के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है, सिक पर्सन के लिए, इन्फर्मिटी, ओल्ड एज के लिए कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है तो उसको भी गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। ठीक है, अब इसका 4 कह रहा है कि द एडवोकेसी ऑफ और अदरवाइज कंपनसेशन प्रोवाइडेड बाय विच द रेफर्ड आर्टिकल्स और डिटरमाइन इन परसेंट देयर शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। अगर कोई प्रॉपर्टी हुकूमत ने एक्वायर की है जिसकी कंपनसेशन उन्होंने पहले ही दे दी थी और उस कंपनसेशन दी गई है तो उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी हुकूमत ने एक्वायर की थी जिसकी कंपनसेशन उन्होंने पहले ही दे दी थी तो उसकी कंपनसेशन दे दी गई हो तो उसको फिर कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये 4 जो है ना इसका ये कह रहा था। अब आगे 25A जो है वो कहता है कि सारे शहरी कानून के मुताबिक, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, ऑल सिटीज़न इक्वल बिफोर लॉ, और किसी में कोई सेक्स के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। तो अगर थर्ड में इसमें बता दिया गया अगर औरतों और बच्चों के लिए कोई का आर्टिकल जो है ना, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन स्पेशल प्रोविजन, अगर बच्चों और औरतों के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहती है तो स्टेट उसको प्रोविजन बना सकती है। ठीक है, 25 में यही कहा गया कि सारे कानून के मुताबिक बराबर हैं और कोई जेंडर के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, और औरतों और बच्चों के लिए जो है ना स्पेशल प्रोविजन अगर गवर्नमेंट बनाना चाहे तो वो बना सकती है। अब 18वीं तरमीम में ना राइट ऑफ एजुकेशन इसमें अमेंडमेंट की गई थी। वो ये कहा गया था द स्टेट शेल प्रोवाइड द फ्री कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ द 5 to 16, 5 से लेकर 16 साल तक के बच्चों के लिए सबको फ्री एजुकेशन होगी। ये 25A डाला गया था 18वीं तरमीम में, राइट टू एजुकेशन। उसके बाद 26 आर्टिकल का नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। अब पब्लिक प्लेसेस पे अगर किसी ने एक्सेस करनी है तो वो जा सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई भी है ना उसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कोई भी बंदा पब्लिक प्लेस पे जाना चाहे तो जा सकता है,
तो इसमें आगे फिर उन्होंने 2 में बताया गया कि प्रोविज़न वही बताया गया कि अगर औरतों और बच्चों के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न बनानी है तो वो बनाई जा सकती है। बाकी हर बंदा जो है ना पब्लिक प्लेस पे वो जा सकता है। अब 27वां जो है ना ये मुलाजमतों के रिलेटेड है कि नो सिटीज़न अदरवाइज क्वालिफाइड और अपॉइंटमेंट ऑफ द सर्विसेज डिस्क्रिमिनेटेड। अगर कोई पर्सन क्वालिफाई हो गया है, मतलब उसने इम्तिहान दिया था वो क्वालिफाई हो गया, उसको इस बेस पे जो है ना डिसअपॉइंट नहीं किया जा सकता, उसकी अपॉइंटमेंट नहीं रोकी जा सकती कि जो है ना वो इसका रिलीजन ये है, इसका कास्ट ये है, सेक्स ये, रेजिडेंट प्लेस ऑफ बर्थ ये, इस बेस पे जो है ना उसकी जो है ना वो नहीं रोकी जा सकती अपॉइंटमेंट। तो ये जो है ना ये बता दिया गया। इसको मैं थोड़ा समराइज़ करके आपको बता देता हूँ कि आगे इसमें ये बताया गया कि अगर जो है ना सीट रिज़र्व हैं, रिज़र्व सीट भी रखी जा सकती हैं। आगे फिर प्रोवाइडेड में इसमें बताया गया कि अगर कोई सीट रिज़र्व की, मतलब मिसाल के तौर पे अगर कोई एक जॉब है मर्दों के लिए सिक्योरिटी गार्ड की है, तो उसके लिए मर्दों के लिए, इस तरह से औरतों की कोई जॉब है तो वो औरतें उसके लिए सीट रिज़र्व कर सकती हैं। तो मैं आगे समराइज़ करके आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए सीट रिज़र्व किया जा सकता है कानून के मुताबिक जो है ना, तो हम वो कर सकते हैं, लेकिन वैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। तो इसकी कोई भी जो है ना जॉब में, सर्विसेज में किसी जेंडर की लिहाज से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। 27 आर्टिकल ये कह रहा था। अब आगे 28 आर्टिकल ये कहता है, सब्जेक्ट टू आर्टिकल 251 एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर शैल हैव द राइट टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द सेम एंड सब्जेक्ट टू लॉ एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर दैट पर्पज। Subject to Article 251, any section of citizen having a distinct language, script or culture, the right to preserve, promote the same as to establish institution for purpose। हर के पास जो है ना राइट है कि वो इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। प्रिजर्व एंड प्रमोट द सेम एज सब्जेक्ट एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर दैट पर्पस। ठीक है, तो वो पर्पस इसके लिए वो इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। डिस्टिंग स्क्रिप्ट कल्चर को प्रमोट करने के लिए, हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर शैल हैव द राइट टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द सेम एंड सब्जेक्ट लॉ एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर दैट पर्पस। वो इस मकसद के लिए जो है ना वो इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हैं। तो ये 8 से लेकर 28 तक जो है ना ये फंडामेंटल राइट्स थे, ये हमने पढ़े थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।